सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरपी सिंह स्टडी पॉइंट में। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये संपूर्ण वीडियो का अवलोकन करने के पश्चात यदि आपको लगे कि वीडियो उपयोगी सिद्ध हुई तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और हर अगले दिन एक बेहतर कंटेंट के साथ मैं शुरुआत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए देखते हैं आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो आज की हमारी क्लास होगी ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से गत वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको ध्यान में रख करके मैं यहाँ बात करूँगा। देखते हैं ज्वालामुखी का सबसे पहले अर्थ देखेंगे, फिर ज्वालामुखी क्रिया देखेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। ज्वालामुखी का अर्थ धरातल पर एक ऐसा छिद्र या विवर जिससे गर्म तप्त लावा बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए ज्वालामुखी क्रिया क्या है इसे देखते हैं हम। ज्वालामुखी क्रिया जब ये प्रक्रिया संचालित हो, अर्थात इरेप्शन हो रहा हो, अर्थात उद्गार हो रहा हो, तो क्या बोलेंगे उसे? ज्वालामुखी क्रिया बोलेंगे। ये बात हुई ज्वालामुखी का अर्थ क्या है और ज्वालामुखी क्रिया क्या है। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले तत्व। नंबर 1 जलवाष्प, नंबर 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 सल्फर, नंबर 5 में हम अदर्स को डाल देते हैं। तो अगर इनकी मात्रा की बात करें तो जलवाष्प की मात्रा 60% से लेकर के 90% तक पाई जाती है। एक बात याद रखें। दूसरी बड़ी गैस की बात करें यहाँ पर तो CO2 निकलती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न था ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस जिम्मेदार होती हैं? जिनका नेचर ग्रीन हाउस जैसा हो, अर्थात ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसे। उसमें यहाँ पर हम देखें तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा, यहाँ पर हम देखें तो देखिए ग्रीन हाउस गैस देखें तो जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, और ग्लोबल वार्मिंग में इन दोनों की बड़ी भूमिका है। और यदि प्रश्न में ये दोनों हो तो हम टिक लगाएंगे जलवाष्प को, और यदि जलवाष्प ना हो तो टिक लगाएंगे CO2 को। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हम सवाल देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, प्रश्न के अनुसार उसके विकल्प का चयन करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि उद्गार के दौरान निकलने वाले तत्व कौन कौन से थे, वो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, ये भूपर्पटी है, या क्या बोलते हैं इसे? क्रस्ट भी बोलते हैं। भूपर्पटी के नीचे जो तल चट्टानें हैं उन्हें हमने मैग्मा बोला है।
ये मैग्मा बाहर लावा के रूप में आता है, या ये कहिए मैग्मा बाहर निकल करके ठंडा होकर के लावा का रूप ले लेता है। उसके बाद देखिए ये जो संरचना है, इस संरचना को हमने ज्वालामुखी शंकु कहा या पर्वत बोलते हैं इसे। इसका जो मुख है इसको हमने क्रेटर नाम दिया है, और अगर इस क्रेटर में प्लस हम जल कर दें तो इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, क्रेटर झील बनेगी। और इस क्रेटर झील का आकार बड़ा हो जाए, आकार बढ़ा दिया जाए या बढ़ जाए तो उसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ सामने देखने मिला, नंबर 1 क्रेटर देखने मिला, इसके मुख को क्रेटर कह रहे हैं हम, और जब इसमें जल हो जाए तो उसे नंबर 2 संरचना हमें क्रेटर झील देखने मिली है। उसके बाद क्रेटर झील का आकार बढ़ जाए तो नंबर 4 संरचना देखने मिली है हमें, काल्डेरा। चलिए उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मध्यवर्ती एरिया है या मध्यवर्ती चट्टानें हैं, इसमें हम देखेंगे या हम ये कहेंगे कि भूपर पट्टी में चट्टानों के बीच स्पेस मिल जाता है मैग्मा को, तो जहाँ तहाँ दरारों में सेट हो जाता है। अर्थात भूपर पट्टी के अंदर कहीं गैप मिल जाने पर मैग्मा उस गैप में भर जाता है और वहीं पर ठंडा होकर के जम जाता है। इस तरीके से जमने से भिन्न भिन्न आकृतियों का सृजन होता है, भिन्न भिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है। आखिर वो संरचनाएं कौन सी हैं, हम उस पर गौर कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 ये देखिए, जब दो परतों के बीच मैग्मा प्रवेश करके ठंडा होकर जम जाए तो एक संरचना बनती है, और उस संरचना का नाम है सिल। घर में सिल होता है मसाला पीसने का, प्लेन सिल बन जाती है, ये एक बहुत बड़ी सिल बन जाती है। उसके बाद फिर देखिए उसे यदि इस संरचना के रूप में स्पेस मिल जाए तो मैग्मा इस स्पेस में भर करके, इस स्थान पर भर करके जम करके एक अलग टाइप की संरचना का निर्माण कर रहा है। इसे हम कहते हैं बैथोलिथ। इसे बैथोलिथ कह रहे हैं हम, बैथोलिथ। ये मैं यहाँ पर एक ही संरचना की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके सामने लिथ शब्द आए कई शब्दों में तो समझो उसका संबंध ज्वालामुखी से है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बैथोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ऐसे शब्द आएंगे जिनमें लिथ जुड़ा हो इस टाइप के, तो उनका संबंध ज्वालामुखी से होगा। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जो ज्वालामुखी है उसकी कुछ संरचनाएं हैं और कुछ उसके अंग हैं, वो सब आपके सामने क्लियर हो गए। हम ये आगे चलते हैं कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारण क्या है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारण, ऐसा मानना है कि भूपर पट्टी के ठीक नीचे एस्थेनोस्फेयर है, और यह एस्थेनोस्फेयर तरल अवस्था में है, और जब कभी ये भूपर पट्टी कमज़ोर दिखाई देती है, जहाँ भी कमजोरी हो जाती है इसकी, या जहाँ भी ये भूपर पट्टी कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पर एस्थेनोस्फेयर में जो तरल अवस्था में जो मैग्मा है, ये मैग्मा से तोड़ करके बाहर आ जाता है, और इस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। एक तरीका ज्वालामुखी विस्फोट का ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका क्या है मैं उसकी बात करूँगा। नंबर 2, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत ज्वालामुखी उत्पत्ति का ज़्यादा बेहतर
उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखते हैं, नवीनतम संकल्पना है और इसके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो उसकी वजह क्या है। आइए देखते हैं। दो तरह की प्लेटें देखेंगे हम। ये प्लेटें अभिसारी प्लेटें हैं, अभिसारी प्लेट है। इसमें एक प्लेट स्थलीय है और दूसरी प्लेट महासागरीय है। याद रखें, स्थलीय प्लेट हल्की होती है और ये वाली प्लेट भारी होती है। एक बात ये देखें। अब उसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूं। पहली प्लेट, इसे बोला हमने अभिसारी प्लेट, और नंबर 2 प्लेट की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नीचे से ये एस्थेनोस्फेयर से गर्म तप्त लावा उबाल ले रहा है, उबल रहा है, और उसमें संवहन तरंगें चल रही हैं और जो इस भूपटपटी टकरा करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्लेट नीचे से गल जाती है और गलने के बाद ब्रेक हो जाती है, अर्थात 2 भागों में टूट जाती है। तो उसके बाद ये गैप हो जाएगा और ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी और बीच में मिलेगा गैप। इस गैप से लावा निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ऐसी प्लेटों को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट। तो इन दो, एक प्लेट अभिसारी और दूसरी प्लेट अपसारी, इन दोनों प्लेटों के मार्जिन पर, इन दोनों प्लेटों के किनारे पर आपको ज्वालामुखी की उत्पत्ति देखने मिलेगी। और आज की डेट में, आज के समय में सबसे ज़्यादा उचित और बेहतर कोई संकल्पना है तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, जो सही से साबित कर रहा है कि ज्वालामुखी उत्पत्ति की वजह क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले एग्जाम्पल की कि किस तरीके से 2 प्लेटों के अभिसार मिलने से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ क्या सब कुछ चल रहा है और यहाँ क्या आने वाला है। देखिए, एक प्लेट स्थलीय ये है और दूसरी प्लेट महासागरीय ये है। ये प्लेट भारी है, मैं बता चुका हूँ आपको, इसलिए हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट मर्ज करेगी। क्या हो जाएगी, छेपित हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, उसके नीचे छेपित हो जाएगी। अब ये देखिए आप, जब ये अंदर चली गई तो अंदर हमने पीछे देखा था कि नीचे क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फेयर है और वो लिक्विड अवस्था में है, वो तरल अवस्था में है। जब ये उसके संपर्क में जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, तरल हो जाएगी। ये कहिए कि भूपृष्ठ के नीचे जाने पर या धरातल से नीचे जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, शायद यही वजह है कि नीचे एस्थेनोस्फेयर है। तो एस्थेनोस्फेयर में जाकर के क्या हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगी, अर्थात गल जाएगी। हो सकता है इसके साथ थोड़ा बहुत पानी भी गया हो, और पानी क्या करेगा, भाप बनाएगा, और भाप प्रेशर क्रिएट करेगी, तो ये इसे तोड़ करके ये बाहर आएगी और इस तरह से क्या होगा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का तरीका है 2 प्लेटों के अभिसरण करने से। एक बात ये देखी आपने। उसके बाद अब ऐसा सब कुछ चल कहाँ रहा है, हमें देखना कि ऐसा चल कहाँ रहा है, ये देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इसे लिख देते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। अब ये प्रशांत महासागर की प्लेट कहाँ मर्ज कर रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कहा जाता है इससे कुछ पीछे मर्ज कर जाती है, कुछ दूर मर्ज कर जाती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया अपवाद है इस बात का, क्या, कि इसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ध्यान रहे,
कोई ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर जब ये प्लेटें मर्ज कर रही हैं तो यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, बहुत सारी ज्वालामुखी मिलेंगी। यहाँ पर भी बहुत सारी ज्वालामुखी मिलेंगी। जिस तरीके से हमने पीछे देखा था, दो प्लेटों के अभिसरण से ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही थी, तो यहाँ प्लेटें अभिसरण कर रही हैं और ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही है। तो बता दूं मैं आपको कि ये चारों तरफ का जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलेंगे परिप्रशांत मेखला या पेटी बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, बेल्ट बोलेंगे। देखिए, या बेल्ट बोलेंगे। इसके चारों तरफ क्या मिलेंगी आपको, बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी मिलेंगी। और आप ये देखिए, यहाँ पर 500 प्लस सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसलिए शायद इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, इसे हम अग्निवलय कह रहे हैं, ठीक है, रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी में उद्गार होता रहता है, लगातार सक्रियता बनी रहती है। और देखा हमने कि 500 से अधिक ज्वालामुखी जब रोज फटेंगे तो शायद ये अग्निवलय ना हो तो और क्या होगा, अग्निवलय का ही तो उदाहरण पेश करेगा। चलिए, एक बात ये हो जाती है कि इस तरह से दो प्लेटों के अभिसरण से इस प्रकार ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही है। और शायद और यही सबसे अच्छा तरीका है, यही सबसे अच्छा उदाहरण है ज्वालामुखी उत्पत्ति का, यही सबसे अच्छा कारण है ज्वालामुखी उत्पत्ति का। दूसरी बात देखिए, अब देखते हैं दो प्लेटों के अपसरण से किस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। परिप्रशांत मेखला के बाद दूसरा क्षेत्र की बात करूं मैं तो यूरोपियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट, दोनों का अभिसरण होता है। और इस क्षेत्र को मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। ये देखिए आप, मध्य महाद्वीप पेटी, यहां पर भी एक प्लेट यूरोपियन प्लेट हो गई है और दूसरी प्लेट अफ्रीकन प्लेट हो गई। ये दोनों प्लेटें जब ये आपस में मर्ज करती हैं तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में बहुत सारी ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। उदाहरण है स्ट्राम्बोली नंबर 1, नंबर 2 विसुवियस, ये सक्रिय है और ये प्रसुप्त है। दोनों कहाँ है, ये दोनों भूमध्य सागर में है। तो इस तरह से ये दूसरा क्षेत्र था जहां पर दो प्लेटों के अभिसरण से, क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ज्वालामुखी का, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ज्वालामुखी देखने मिलेंगे जो भूमध्य सागर में है। तो इस तरह से दो पेटियों की बात हो गई। पहली पेटी थी परिप्रशांत मेखला और दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये 2 नंबर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अपसारी प्लेटों के किनारे किस तरीके से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। देखते हैं, दो प्लेटों के अपसरण से ज्वालामुखी की उत्पत्ति। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक प्लेट है और ये प्लेट दो भागों में टूट जाती है संवहन तरंगों की वजह से, उस कारण से ये दो भागों में टूट गई और फिर ये इधर ये इधर संचलन करेगी और ये इधर संचलन करेगी, अर्थात एक दूसरे से दूर जाएंगी और बीच में क्या हो जाएगा, गैप मिलेगा आपको। देखते हैं ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा। तो हम ऐसा उदाहरण देखते हैं। ये महासागर है, इसका नाम रख लेते हैं हम
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर देख रहे हैं आप, ये इधर और ये इधर मूव कर रहा है, तो बीच में क्या हो गया, बीच में ब्रेक आ गया और यहाँ से जो नीचे लावा था, ये लावा ये निकल करके इस तरीके से लगातार प्रोसेस में है, लगातार निकलना जारी है और इस तरह से ये कटक बन रहा है, ये कटक बन रहा है और इस कटक का नाम रखा हमने मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक किस चीज़ से निर्मित है ये ज्वालामुखी कटक है। कैसा है ये, ज्वालामुखी कटक। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आया, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, मध्य अटलांटिक कटक। कौन सी है, मध्य अटलांटिक कटक। ये देखिए कहाँ है, महासागर के अंदर है, महासागर के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा कारण भी हमें पता लग गया कि किस तरीके से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो हमने दो कारण देख लिए ज्वालामुखी की उत्पत्ति के। हम ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे, ज्वालामुखी प्रकार। तो यहाँ बता दूं मैं आपको, एक प्रकार देखेंगे हम उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर, और एक प्रकार देखेंगे हम सक्रियता के आधार पर। देखिए सक्रियता, अब मैं यहां बात कर रहा हूं उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर देखते हैं। यहां पर हमें देखना है, यहां पर आपको दो प्रकार देखने मिलेंगे। नंबर एक केंद्रीय ज्वालामुखी, और नंबर दो मिलेंगे आपको दरारी ज्वालामुखी। यहां पर अगर केंद्रीय ज्वालामुखी की बात करें हम, तो ये इसकी संरचना ये है, ये इस प्रकार से एक केंद्र विशेष से फूटेगा, एक छिद्र से विस्फोट होगा, एक छिद्र से निकलेगा, तो क्या हो गया, ये केंद्रीय ज्वालामुखी हो गया। याद रखें कि ये कैसे होते हैं, ये विस्फोटक होते हैं। कैसे होते हैं, विस्फोटक। विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के मिलेंगे आपको। दूसरी बात देखें, दरारी ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। अगर देखिए क्या है, ये देखें आप, इस तरह से ये क्या होगा, जब इस एरिया में दरार पड़ जाए या ये इधर और ये इधर चला जाए, तो यहाँ से लावा निकलेगा। दरार पड़ गई, लावा को मिलने की जगह मिली, लावा को निकलने की जगह मिली, और लावा निकल करके इस तरीके से इस प्रकार सारे एरिया में फैल जाएगा और इस स्थान को क्या कर देगा, ऊंचा बना देगा। ये ज्वालामुखी कैसे होते हैं, शांत होते हैं, आराम से लावा निकलता है, सारे एरिया में बह करके जम जाता है और क्षेत्र को ऊंचा कर देता है, और इससे किसकी उत्पत्ति होती है, पठार की उत्पत्ति होती है, और इससे किसकी उत्पत्ति होती है, पर्वत की उत्पत्ति होती है। अर्थात पर्वत का निर्माण होता है और इससे पठार का निर्माण होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं विश्व में। इसका उदाहरण देख लेते हैं भारत में। भारत में देखें तो कौन है, डक्कन ट्रैप नामक ज्वालामुखी है भारत में, जिसने महाराष्ट्र, जिसने कहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मुख्यतः अन्य स्टेट भी हैं, कुछ और राज्य भी हैं, मुख्यतः इन राज्यों में इस लावा का क्या हो गया है, फैलाव हो गया है। लावा बहुत एरिया में जम गया है और उससे किसका निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ, जिसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है सक्रियता के आधार पर हमें ज्वालामुखी के प्रकार देखने हैं। इसे हम देख चुके हैं, तो इसमें दो हो गए। एक कौन सा हो गया, एक हो गया
केंद्रीय, और दूसरा कौन सा हो गया, दरारी। तो यहाँ अब सक्रियता के आधार पर देखेंगे कि कोई ज्वालामुखी कितने समय के लिए सक्रिय है, या कोई एक बार सक्रिय हुआ और शांत हो गया। ये सारे नेचर को ध्यान में रख करके हम बात करेंगे। तो इस आधार पर हम ज्वालामुखी के 3 प्रकार करेंगे। देखिए, नंबर एक सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी, और नंबर तीन देखेंगे मृत ज्वालामुखी। सरल शब्दों में इनकी बात करें तो लगातार जिनमें क्या होता रहे, उद्गार होता रहे, लगातार जिनमें उद्गार हो वो सक्रिय कहलाते हैं। रुक रुक कर फटने वाले क्या कहलाते हैं, प्रसुप्त कहलाते हैं। ये गैप, ये जो रुकने का जो गैप है वो कितना हो सकता है, ये 100 साल, ये 100 साल हो सकता है, ये 200 साल हो सकता है, ये 500 साल हो सकता है, ये बड़ा गैप हो सकता है। और आप ये देखिए, ये जो बड़ा गैप है, ये बड़ा गैप कुछ नए संभावनाएं विकसित कर देता है। मान लीजिए एक क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और उस क्षेत्र में एक बड़े एरिया पर लावा का फैलाव हो गया, लावा का जमाव हो गया। इस लावा से काली मृदा का निर्माण होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, लोग यहाँ बस जाते हैं, चूँकि उन्हें एक प्लेन एरिया मिल जाता है, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, पानी का स्रोत मिल जाता है, और इस तरह से इन लोगों को यहाँ बसे हुए एक लंबा समय हो गया होता है, एक संस्कृति विकसित हो गई होती है। लेकिन नाम है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसका मतलब रुकी हुई तो है लेकिन एक दिन फटेगी, निश्चित है कि एक दिन फटेगी। इस बात का इन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, जो यहाँ लोग बस गए होते हैं, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, और एक दिन ये फटता है और ये सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ज़्यादा खतरनाक ज्वालामुखी माने जाते हैं, चूँकि ये शांत ज्वालामुखी देखने में लग रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या होगा, इनमें विस्फोट होगा। ये देखिए, तो ये क्या थे, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब हम बात कर रहे हैं मृत ज्वालामुखी की। मृत ज्वालामुखी की बात करें तो ये ऐसे हैं कि ये केवल एक बार क्या होता है, इनमें विस्फोट होता है, उद्गार होता है। क्या होता है, उद्गार, और फिर हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, ये शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, मृत कहलाते हैं। चलिए, ये तो हमने मान लिया, ये तो हमने जान लिया ये चीज़ें हैं क्या। आखिर सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, प्रसुप्त किसे कहते हैं, मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अब बात आती है कि इनसे सवाल क्या पूछा गया। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि प्रत्येक ज्वालामुखी के प्रकार से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनके बहुत सारे ज्वालामुखियों के नाम याद रखने हैं आपको। सक्रिय ज्वालामुखी के नाम लिखेंगे हम, प्रसुप्त ज्वालामुखियों के नाम लिखेंगे हम, मृत ज्वालामुखियों के नाम लिखेंगे। उनका नाम याद करना है और उनकी लोकेशन याद करनी है, और उनका इनमें से कौन सा नेचर है ये याद रखना है। देखिए, मैं यहाँ लिस्ट बना रहा हूँ, हम इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी पर ही फोकस कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। माउंट एटना जो सिसिली द्वीप, और इसे बोलेंगे तो इसकी अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर, ये देखिए आप। और इन दोनों के बारे में ये भी चर्चा है कि ये दोनों ये सर्वाधिक सक्रिय है, किलायु और माउंट एटना। स्ट्राम्बोली ये लिपारी द्वीप पर है, ये भी भूमध्य सागर में है। आपको याद रखना है कि इससे लगातार लावा, स्ट्राम्बोली लगातार मैग्मा को उगलती रहती है, इससे मैग्मा निकलता रहता है, गैसें निकलती रहती हैं और ये जलती रहती हैं, और इसी वजह से
ये वहाँ प्रकाश करती रहती है और प्रकाश के कारण ही इसे हमने भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ नाम दिया है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी नाम दिया है। किसे? स्ट्राम्बोली को। कोटापेक्सी ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ये बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये तो भारत में आपको पता है कि मात्र 2 ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी द्वीप है। नंबर 1 बैरन है और नंबर 2 नारकोंडम। तो हम यहाँ बैरन की बात कर रहे हैं। बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ ये हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ओजेस डेल सलाडो ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। और ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए सक्रिय ज्वालामुखी के, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी के देख रहे हैं हम। प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। देखते हैं क्या क्या नाम है और ये कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नारकोंडम की। नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अर्थात बंगाल की खाड़ी। मैंने बताया आपको कि बंगाल की खाड़ी में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। नंबर 1 बैरन है और नंबर 2 नारकोंडम है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में केवल 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, नंबर 1 बैरन और नंबर 2 नारकोंडम। उनमें से नारकोंडम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। दूसरा फ्यूजियामा ये जापान में है। क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में है। वेसुवियस ये इटली में है। मैंने आपको बताया था कि प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी, इनका रुक रुक करके फटना लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है। वेसुवियस के फटने से जो इटली में है कई सारे नगर नष्ट हो गए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, पोम्पियाई, पाम्पर, हरक्यूलेनियन, ये देखिए स्ट्रैबी, ये कई सारे नगर इसकी वजह से, वेसुवियस की वजह से नष्ट हो गए। लोग ये भूल चुके थे कि यहाँ ये वेसुवियस दोबारा भी फटेगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये शांत दिखाई देते हैं लेकिन एक दिन ज़रूर फटेंगे। तो इस तरह से ये 4 महत्वपूर्ण उदाहरण हमने देखे प्रसुप्त ज्वालामुखी के। अब हम देखेंगे मृत ज्वालामुखी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो इस तरह से हम मृत ज्वालामुखी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख रहे हैं। देखिए माउंट पोपा ये म्यांमार में है। कोह सुल्तान ये ईरान में है। किलिमंजारो ये तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ये कहिए अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर किलिमंजारो, जिस पर बर्फ पड़ जाती है। चिम्बराजो ये इक्वाडोर में है। एकांकागुआ ये एंडीज पर्वत श्रेणी में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। कौन सा? एकांकागुआ। तो इस तरह से हमने ये मृत ज्वालामुखी के कुछ खास उदाहरण देखे हैं। तो चलिए इस तरह से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस टॉपिक से संबंधित होंगी, वो अगली वीडियो में कहीं ना कहीं शेयर करूँगा मैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसका अवलोकन करने के पश्चात लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।